नमस्कार बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस क्लास में हम मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मलिटी, यानी कि फॉर्मलता तथा नॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता का मतलब होता है, इसमें भी हमें विलय के मोलों की संख्या को ज्ञात करना होता है, लेकिन यहाँ पर मोल संख्या नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर अणु नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो विलायक में घुलने पर उनका वियोजन हो जाता है, यानी कि वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि NaCl जो होता है, जब उसे विलायक में घोला जाता है तो वो NaCl के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो विलायक में घुल जाता है तो Na+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी कि इसका अणुभार हम नहीं लिखते हैं, इसका केवल हम सूत्रभार लिखते हैं। इसको वैसे तो इसका सूत्रभार भी वही होता है जैसा कि अणुभार होता है। जैसे NaCl का जो है अणुभार नहीं बोला जाता है, NaCl के अणुभार को अणुभार न बोल करके उसके सूत्रभार बोला जाता है। तो यहाँ पर केवल अंतर यही है कि हम इसमें अणुभार के स्थान पर सूत्रभार लिखते हैं, अणुभार नहीं लिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मोलैरिटी में हमने पढ़ा था ग्राम अणुभारों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो इसमें केवल चेंज ये होगा कि ये ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि विलयन 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं। ये यूज़ आता है उन यौगिकों के लिए जो कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ आता है, और मोलैरिटी जो है वो सहसंयोजी कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ आता है। आयनिक कंपाउंड जो है वो विलायक में घोलने पर जो है वो वियोजित हो जाते हैं, यानी कि टुकड़ों में टूट जाते हैं, अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, जबकि सहसंयोजक कंपाउंड्स जो होते हैं वो टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। जैसे वो पहले जुड़े हुए होते हैं वैसे के वैसे घुलने के बाद भी जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होगा। इसके सूत्र में आप देख सकते हैं, इसके सूत्र में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसा मोलैरिटी का सूत्र होता है वैसा ही फॉर्मेलिटी का सूत्र होता है, यानी कि लिखने में केवल ये लिखा जाता है कि विलय के ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का सूत्रभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता, इसको N से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पर जैसा हमने मोलैरिटी में पढ़ा था ग्राम अणुभार, यहाँ पर हमको देखना है ग्राम तुल्यांकी भार। वहाँ पर था ग्राम अणुभार और यहाँ पर होगा ग्राम तुल्यांकी भार। हमने देखा था मोलैरिटी में, हमने मोलों की संख्या देखा था, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। यहाँ विलय के मोलों की संख्या का मतलब होता है मोल इज इक्वल्स टू होता है ग्राम अणुभार। तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए देखना है ग्राम सूत्रभार, नॉर्मेलिटी के लिए देखना है ग्राम तुल्यांकी भार, और मोलैरिटी के लिए देखना है ग्राम अणुभार। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि मोलैरिटी के लिए ग्राम अणुभार, नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम तुल्यांकी भार, और फॉर्मेलिटी के लिए होता है ग्राम सूत्रभार। तो यहाँ पर केवल अंतर ये है कि इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी भार का मतलब होता है भार बटा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार से क्या मतलब होता है? हमने मोलैरिटी का सूत्र देखा था। मोलैरिटी का सूत्र था WB × 1000 अपॉन MB × V। यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए सूत्र MB की जगह पर आ जाएगा, यानी कि अणुभार की जगह पर आ जाएगा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार होता क्या है? तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा संयोजकता। जो अणुभार होता है, मोलर मास जो होता है अपॉन जो इसकी वैलेंसी होती है, किसी भी तत्व की वैलेंसी होती है, वो इसका तुल्यांकी भार कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैंने तुल्यांकी भार निकालना बताया है कि उनका तुल्यांकी भार हम किस तरह से निकालते हैं। जैसे किसी तत्व का तुल्यांकी भार हम किस तरह से निकालेंगे? किसी तत्व का तुल्यांकी भार होता है उसका परमाणु भार, एटॉमिक मास जो होता है वो, अपॉन इसकी संयोजकता।
जैसे कि सोडियम का तुल्यांकी भार जो है, सोडियम की संयोजकता आपको पता है, सोडियम की संयोजकता, सोडियम हमेशा Na+ में रहता है, यानी कि +1 इसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 23, जो कि इसका परमाणु भार है, अपॉन संयोजकता वैलेंसी इसकी हो गई +1, यानी कि हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। इसका मतलब इसका तुल्यांकी भार और इसका परमाणु भार जो होता है वो दोनों बराबर होता है। कैल्शियम के लिए तुल्यांकी भार जो होता है, हमें पता है कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। अगर आपको वैलेंसी के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैं बेसिक क्लास लेके आऊँगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अणुभार ज्ञात करना भी नहीं आता है तो मैं अणुभार के ज्ञात करने के लिए भी एक बेसिक क्लास लेकर आऊँगी, तो उसे भी आप देखिएगा। तो ऑक्सीजन का यदि हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन का हमको पता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार यदि हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और इसका वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार हो जाएगा 8। अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है अणुभार बटा क्षारकता। यहाँ क्षारकता से तात्पर्य है कि किसी अम्ल में OH कितने उपस्थित है, उसके स्ट्रक्चर में OH कितने प्रेजेंस है, उसकी संख्या को क्षारकता कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि H2SO4 है। यहाँ पर H2SO4 की हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से होगी। H2SO4 की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो H2SO4 में S के साथ में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड करके O, और एक और डबल बॉन्ड करके O, और एक जुड़ा हुआ है OH और एक जुड़ा हुआ है OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं और 2 H हो चुके हैं। हमें इसमें ये देखना है, क्षारकता हम इसकी इस तरह से निकालेंगे कि कितनी OH यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल कहते हैं हम यदि नॉन मेटल के साथ में OH जुड़ा हुआ हो तो हम इसे अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड बोलते हैं। और यदि मेटल के साथ में OH जुड़ा हुआ हो तो हम इसको क्षार कहते हैं। यहाँ पर अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है और क्षार जो होता है वो OH- आयन देता है। यानी कि हमने चाहे एसिडिटी देखनी हो या बेसिसिटी देखनी हो, अम्ल के लिए हम देखते हैं बेसिसिटी को और क्षार के लिए हम देखते हैं एसिडिटी को। यहाँ पर यदि हमें अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसका सूत्र ये होगा कि अणुभार जो अम्ल है उसका अणुभार बटा इसकी क्षारकता। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं अम्ल का तुल्यांकी भार, और यदि हमें क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो, E ऑफ क्षार निकालना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा अणुभार बटा अम्लता, अम्लीयता जिसको कहते हैं अम्लीयता। यहाँ पर अणुभार बटा क्षारकता, क्षारकता का मतलब है कितने OH जुड़े हुए हैं उसकी नंबर्स को हम कहते हैं क्षारकता। उसी तरह से कितने OH जुड़े हुए हैं, किसी क्षार में कितने OH हैं, यानी कि वो कितने OH दे सकता है, उसको हम कहते हैं अम्लीयता। कुछ एक और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे HCl का हमें यदि निकालना है तो HCl का जो है अणुभार अपॉन हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर एक H ही है तो यहाँ पर अपॉन इसकी क्षारकता जो है वो एक ही होगी, यानी H+ ये कितने प्रदान कर रहा है, एक ही H+ प्रदान कर रहा है, इसलिए इसकी क्षारकता एक होगी। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं H3PO4। इसके लिए यदि हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो इसका अणुभार बटा यहाँ पर कितने OH जुड़े हुए हैं P के साथ में, यहाँ पर हम यदि देखें तो 3 तो OH जुड़े हुए हैं और एक जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 3 यहाँ पर OH होने के कारण इसकी जो तुल्यांकी भार होता है वो अणुभार बटा 3 होगा। और यदि हम देखें H3PO3 की, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 3 H+ देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने OH होते हैं उतने ही वो H+ देते हैं, जितने स्ट्रक्चर में OH होते हैं उतने ही H+ देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P के साथ में एक जुड़ा हुआ है H, एक जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O और 2 जुड़े हुए हैं OH। यहाँ पर 3 OH नहीं है, यहाँ पर केवल 2 OH है। इसका मतलब ये 2
इसकी क्षारकता जो होगी वो 2 होगी, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास होगा अपॉन हमें 2 करना पड़ेगा, तब इसका तुल्यांकी भार आएगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आएगी। तो मैं आपको उस जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें ज़रूर समझाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार निकालते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितने H+ दान करता है, कोई अम्ल जितने H+ दान करता है वो उसके अपॉन में हमको उसको क्षारकता के रूप में लिखना होता है। अब है क्षार का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी उसी तरह से अणुभार बटा अम्लीयता के रूप में। यहाँ पर NaOH का यदि हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो NaOH में एक ही OH है, एक ही OH होने के कारण इसकी अम्लीयता हो जाती है 1, यानी 40/1, यानी कि इसका तुल्यांकी भार हो जाता है 40। यहाँ पर है कि CaOH2, यहाँ पर 2OH है, इसके लिए यहाँ पर इसके मोलर मास के अपॉन में हम लिखेंगे 2 और इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 37। इसके आगे है लवण का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं। लवण का तुल्यांकी भार हम ज्ञात करते हैं अणुभार बटा धनावेशों की संख्या। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl का अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 40/1, क्योंकि यहाँ पर धनावेशों की संख्या है 1, Na+ केवल एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/1 = 40। MgSO4 के लिए यदि हमें निकालना है तो जो इसका मोलर मास हम निकालेंगे अपॉन Mg, मैग्नीशियम जो है वो 2+ में है। यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ में है, लेकिन इसके धनावेशों की संख्या हम देख सकते हैं। धनावेशों की संख्या यहाँ पर थी +1, यहाँ पर है +2, ये तो हो जाएगा m/2। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें फार्मूलाज पढ़े हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है द्रव्यमान प्रतिशतता का, जो कि है WB × 100/WA + WB। यहाँ पर WB जो है वो है विलेय की ग्राम में मात्रा, अपॉन है विलयन का टोटल जो आयतन होता है, ग्राम द्रव्यमान जो होता है वो। फिर आयतन प्रतिशतता को यदि हम देखेंगे, वही वाला जो विलेय का मिलीलीटर जो है या जितनी मात्रा है वो × 100 विलियन का आयतन। आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यदि हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा WB × 1000 × 100/WB + VA, ये है विलायक का आयतन। अब मोलैरिटी का सूत्र जैसा हमने देखा था WB × 1000/MB × V ml में। मोलैरिटी का सूत्र WB × 1000/MB × WA। मोल अंश का सूत्र हमने देखा था XA = NA/NA + NB या XB = NB/NA + NB। यहाँ पर N जो है वो दर्शा रहा है भार बटा मोलर भार। उसके बाद है फॉर्मेलिटी का सूत्र, जैसा मोलरता का सूत्र होता है वैसा का वैसा फॉर्मेलिटी का सूत्र होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नॉर्मेलिटी का सूत्र जो है वो होता है WB × 1000/EB, यानी कि तुल्यांकी भार × V। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। यहाँ पर NaOH है विलेय यानी कि B। यहाँ पर हमको इसकी मात्रा दी गई है, यानी कि NaOH जो है वो है 5 ग्राम, यानी कि ये दर्शा रहा है WB को। फिर हमें दिया गया है 500 ml जल में इसको घोला गया है। 500 ml जल में घोला गया है, यानी कि हमें आयतन दिया गया है 500 ml, पहले इसको ml में दिया गया है। फिर हमें और दिया गया है, अब NaOH का हमको NaOH इसका अणुभार निकालना है, तो इसका अणुभार जो है वो हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 + 1 = हो जाएगा 40। तो NaOH का अणुभार जो होता है Mb जो होता है Mb जो हो जाएगा 40। तो मोलैरिटी का सूत्र हमें पता है कैपिटल M = WB × 1000/MB × V in
ml। यहाँ पर सूत्र में मान रखने पर WB है 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB है 40 इंटू 500। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 1/4 मोल पर लीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व यहाँ पर दिया गया है 1.84 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो H2SO4 विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इसमें हमें निकालना है मोललता। मोललता का सूत्र होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर हमको दिया गया है WB और घनत्व दिया गया है, हमें MB हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें ये लिखना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, दिया गया है 10% का मतलब है WB है यहाँ पर 10 ग्राम, और यदि हम MB निकालते हैं, H2SO4 का अणुभार निकालते हैं, तो आता है 98। और जलीय विलयन बनाया गया है, तो यहाँ पर WB की मात्रा जो है, WA की मात्रा जो है वो हो जाएगी, WA की मात्रा टोटल हम यदि इसको 100 मान लेते हैं, 100 में से WB यदि माइनस हो जाता है, यानी कि 10 माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 90 ग्राम। अब हमारे पास इसका सूत्र है, मोलैलिटी का सूत्र है स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। यहाँ पर WB है 10, तो ये 10 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 90। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है घनत्व, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी घनत्व यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है मोललता। अगर इसकी जगह पर मोलैरिटी दिया गया होता, मोलरता दिया गया होता, तो हमें भार से आयतन निकालना होता। भार से अगर आयतन निकालना होता है, द्रव्यमान से यदि हमें आयतन निकालना होता है, तो यहाँ पर घनत्व का यूज़ आता। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है मोललता, तो मोललता निकालने के लिए हमें घनत्व का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट इससे ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था RBSE एग्ज़ाम 2012 में, और इससे ऊपर वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 80 ग्राम जल तथा 90 ग्राम मैथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब मोल प्रभाज ज्ञात करने का सूत्र हमें पता होना चाहिए। अब हम जल को यदि XA मान लेते हैं, जल के मोल भिन्न को यदि हम XA मान लेते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। और यदि हम मैथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और जल का सूत्र होता है H2। हमें इनके सूत्र भी पता होना चाहिए। अगर हमें इनके सूत्र पता नहीं होंगे तो हम इनके अणुभार नहीं निकाल पाएंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनके अणुभार ज्ञात करने नहीं आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके अणुभार ज्ञात करने ज़रूर बताऊंगी बेसिक केमिस्ट्री में। और हम मैथिल अल्कोहल को अगर मान लेते हैं XB मैथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज को, तो ये हो जाएगा XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें निकालना है Na के लिए हमें निकालना है WA अपॉन MA निकालना है, और NB के लिए निकालना है WB अपॉन MB। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है उसका हमें प्रारूप तय कर लेना चाहिए कि इसमें क्या सूत्र लगेगा और हमें उसमें निकालना क्या क्या ज्ञात करना है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, WA हमें दिया गया है, WA है यहाँ पर
WA जो कि है जल के लिए, तो जल के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है 80 ग्राम। और WB भी यहाँ पर दिया गया है जो कि है WB मेथिल अल्कोहल के लिए यानी कि CH3OH के लिए है, तो ये हो जाएगा 90 ग्राम। अब हमें इसमें MA निकालना है। MA होता है, ये याद रखने की बात है कि MA अगर हम याद ही रख लेते हैं तो अच्छा है। वैसे H2O जो है यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, तो 16 + 2 18। तो इसका अणुभार जो होता है, अणुभार H2O का अणुभार होता है 18, तो ये हो गया 18। अब हमें निकालना है CH3OH का यानी मेथिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मोलर मास जो होता है, अणुभार जो होता है वो होता है, कार्बन का है यहाँ पर 12 + 3, यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए +16 ऑक्सीजन का +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। अब हमारे पास में WA निकल गया है, WB निकल गया है, यहाँ पर MA और MB ये सब कुछ निकल गया है, तो हम XA भी निकाल सकते हैं। XA = हो जाएगा, हमें पता है NA = होता है WA/MA, तो हम यहाँ पर मान लिख देंगे 80/18 प्लस 90/32। इससे हमारा XA निकल जाएगा और XB = हो जाएगा 90/32/80/18 प्लस 90/32। इस तरह से हमारा XB निकल जाएगा। इनको आप निकालने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आप घर पे करने की कोशिश कीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4 घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। W/W की गणना करनी है। मैंने इनके आंसर्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और आंसर्स को मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 के मोल अंश की गणना करनी है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करनी है। यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो 20% उसका द्रव्यमान उपस्थित है, तो हमने इसके मोल अंश की गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। हमें यहाँ पर WB दिया गया है, V दिया गया है, तो हम आसानी से मोलरता निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 7th क्वेश्चन है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल यानी कि CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें WB दिया गया है, WA भी दिया गया है और हम इसके द्वारा इसका MB निकाल सकते हैं, यानी कि हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, स्मॉल m निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 20% W/W जलीय KI का घनत्व, पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व यहाँ पर हमको D दिया गया है। घनत्व दिया गया है 1.202 ग्राम पर ml हो, तो KI विलयन की मोलरता निकालनी है। मोलरता में हमें V की ज़रूरत होती है, हमें इसमें दिया गया है D और भार इसमें है 20 ग्राम और D हमको दिया गया है ये, तो हम इसमें आयतन निकाल सकते हैं आराम से, और आयतन निकल जाने के बाद हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसमें इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलैलिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं और हमें निकालना है मोल अंश। यहाँ पर मैंने KI पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार जो है वो दे दिया है और इन सब के आंसर्स यहाँ पर लिखती हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए और इन आंसर से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। मेरी वीडियोस को नेक्स्ट क्लास में
जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगी, और कुछ और क्वेश्चन हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।